अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में बुनियादी अंतर क्या है, ये आज चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप किसी और प्रोफेशन में हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के छात्र हैं, आपको देखना चाहिए और ये जीवन में भी एक अच्छी सीख होगी। गुजरात में पहली बार 1962 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 62 से लेकर 90 तक 28 वर्षों तक गुजरात में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही। इसके बाद लोगों ने उसे नकार दिया। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, बीजेपी पिछले 27 वर्षों से गुजरात में चुनाव जीत रही है, लेकिन आज लोगों ने उसे कांग्रेस की तरह खारिज नहीं किया, बल्कि 27 वर्षों के बाद भी वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, उसकी टैली और बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने खुद को समय के साथ बदला है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने लगातार हर वर्ष और ज्यादा परिश्रम किया, अगले चुनाव में और ज्यादा परिश्रम किया। परिश्रम जो है वो बीजेपी के नेताओं को बाकी नेताओं से अलग बनाता है, बहुत परिश्रमी है और हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो और चाहे वो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हो। आपने देखा होगा दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को उतार दिया था दिल्ली की सड़कों और गलियों में। इतना परिश्रम करते हैं। इस उम्र में 50-50 किलोमीटर के रोड शोज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उनके गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर कुछ सीखना है इस पार्टी से तो वो है कि इनके नेता बहुत ही परिश्रमी हैं, लगातार बिना रुके दिन रात काम करते हैं। आज ही नतीजे आए हैं चुनाव के और अब आज से ही, आज रात से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे, छुट्टियों पर नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, यानी कांग्रेस राजनीति का ब्लैकबेरी बन गई, या आप कह लीजिए राजनीति का नोकिया का वो फोन बन गई जिन्होंने खुद को समय के साथ बदला नहीं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां या तो बंद हो गई या फिर प्रतिद्वंदी कंपनियों से बहुत पीछे छूट गई। आपको ब्लैकबेरी फोन याद होगा, एक जमाने में दुनिया का नंबर 1 फोन हुआ करता था ब्लैकबेरी। लोग ऐसी इच्छा रखते थे कि एक दिन उनके पास ब्लैकबेरी हो, आज कहीं नहीं है। आज गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब आके गुजरात में बोलते थे कि नरेंद्र के सब रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई तोड़ देंगे, तो आज वैसा ही माहौल यहाँ पे बन चुका है। पूरा भरोसा था कि इस बार बीजेपी का जो है वो विक्रम जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक रहेगा और वही सफल। तो कांग्रेस के लिए आज सीख यह है कि अगर उसे राजनीति का ब्लैकबेरी नहीं बनना है, उसे राजनीति का नोकिया नहीं बनना है, तो इन कंपनियों से सीखे और समय के साथ अपने अंदर एक बदलाव लाए, परिश्रम करे, मेहनत करे और जो बातें कांग्रेस की लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं उन्हें ठीक करे। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी के बागियों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिला दिया। यानी यहां असल में कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं हराया, बल्कि बीजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 25 और अन्य को 3 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां एक भी सीट नहीं मिली है। जबकि हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगा हुआ राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब भी एक भी सीट नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में सिर्फ 0.9% का अंतर है, जरा सा अंतर। आप ये कह लीजिए कि आखिरी ओवर तक ये मैच गया और आखिरी बॉल तक ये मैच खेला गया है। कांग्रेस को 18,52,000 वोट मिले हैं, 18,52,000 वोट, और बीजेपी को 18,14,000 वोट मिले हैं। दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 38,000 वोटों का अंतर है, लेकिन सीटों के मामले में यह अंतर बहुत बढ़ गया और इस छोटे से अंतर की वजह से कांग्रेस को 15 सीटें ज्यादा मिल गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने 21 नाराज नेताओं के टिकट काट दिए थे, जिनमें से 6 बागी नेताओं ने उसे चुनाव में हरा दिया। यानी हिमाचल प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए T20 के उस मैच की तरह रहा जिसमें बीजेपी मिस फील्डिंग की वजह से हारी, बीजेपी कैच छोड़ने की वजह से हारी। बीजेपी की फील्डिंग अच्छी होती और उसने अगर कैच नहीं छोड़े होते तो बीजेपी इस जीते हुए मैच को हारती नहीं। यह जीता हुआ मैच था और बीजेपी ने कुछ मिस फील्डिंग की है, गलतियां की, 1-2 कैच छोड़ दिए और बीजेपी हार गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह है एंटी इनकम्बेंसी। हिमाचल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री
वो अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदल सकती थी और बदल देना चाहिए था, जैसा उन्होंने गुजरात में किया। गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, पूरा कैबिनेट बदल दिया, और उनकी जगह अगर हिमाचल में भी वो कोई नया चेहरा ले आती तो बीजेपी को फायदा होता। लेकिन बीजेपी ने जयराम ठाकुर को नहीं बदला, जिसकी कीमत उसे आज चुकानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बदलना भी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बना। हिमाचल प्रदेश में करीब 55 लाख वोटर हैं, इनमें से करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि करीब 1,90,000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो इस समय पेंशन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी पेंशन मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में इनकी पेंशन घटाकर वेतन का सिर्फ 10% कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा कर दिया, जिसका उसे चुनाव में फायदा मिला, और बीजेपी को सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का नुकसान इस तरह से झेलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का। उन्हें हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली और 80% से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस तरह हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो गई और वहां की जनता ने यह संदेश दे दिया कि केजरीवाल की वहां पर कोई जगह नहीं है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगा हुआ राज्य है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब की जनता ने केजरीवाल मॉडल को बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से पंजाब में उनकी सरकार बनी। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने कुछ ही दूरी पर केजरीवाल के इन फ्री बीज वाले मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, और इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को शायद मुफ्त की सुविधाएं नहीं चाहिए, उनके मुद्दे अलग हैं और वो केजरीवाल और उनका मुफ्त का माल नहीं चाहते। आज देश के 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों और यूपी की एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आ गए और ये भी बड़े रोचक हैं। देखिए क्या हुआ है, आज जल्दी से आपको बताते हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने प्रचंड जीत हासिल की है। उन्होंने 2,88,000 वोटों के अंदर से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इस सीट पर बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू और महागठबंधन के उम्मीदवार को 3,500 से ज्यादा वोटों से हराया। खास बात यह है कि इस सीट पर एक तरफ बीजेपी थी और दूसरी तरफ जेडीयू के उम्मीदवार को 8 से ज्यादा पार्टियों का समर्थन था, यानी बीजेपी वर्सेस ऑल था। इसके बावजूद महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया। छत्तीसगढ़ के भानु प्रताप विधानसभा सीट पर कांग्रेस, यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और यूपी की खतौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जीत गए, और आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने बीजेपी के राजकुमार सैनी को 22,000 वोटों से हरा दिया। उड़ीसा की पदमपुर सीट पर बीजू जनता दल ने जीत हासिल की है और यह भी वहां पर एक बड़ी बात हुई है। लेकिन आखिर में चलते चलते आपको हम बस इतना बताना चाहेंगे कि आज बड़ी बात जो है वो ये है कि केजरीवाल का जो बड़ा मॉडल सामने आया है, केजरीवाल, और आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का नया बयान आया है, आप सुनिए। बयान नहीं आया है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं यह आया है। राहुल गांधी आज अपने परिवार के साथ राजस्थान के रणथंबोर नेशनल पार्क में पहुंचे हैं। कल सोनिया गांधी का यानी उनकी मां का जन्मदिन है। उससे पहले गांधी परिवार रणथंबोर नेशनल पार्क में पहुंचा और सोनिया गांधी इस बार इस नेशनल पार्क में अपना जन्मदिन मनाएंगी। यानी आज चुनाव समाप्त हुए हैं, नतीजे आते ही गांधी परिवार छुट्टी पर चला गया। अब बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये है, गुजरात में बीजेपी ने जवाब दे दिया है आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मूला है वो आप समझ लीजिए। अब आम आदमी पार्टी जो करेगी वो ये है कि उसका फॉर्मूला होगा राष्ट्रवाद जमा हिंदुत्व जमा केजरीवाल जमा मुफ्त का माल। इस फॉर्मूले के साथ अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़ेगी और आप देखिएगा आने वाले दिनों में, अगले जो 1-1.5 साल हैं, खासतौर पर लोकसभा का चुनाव, अब लोकसभा के चुनाव तक समय पूरी तरह से राजनीतिक रहेगा और आपको आने वाले दिनों में राजनीति की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां देखने को मिलेंगी।